ये बात सच है कि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। लोग हमेशा अपने ही लोगों की शिकायत करते रहते हैं, मगर मैं उनको भगवान की कृपा समझती हूँ। और ये उन दिनों का किस्सा है जब पापा रामपुर में टीचर थे। हमारी एक बुआ विधवा थी और गरीब भी थी, लेकिन आदत की बहुत अच्छी थी, हमसे बहुत प्यार करती थी। वह भी अपनी उस बहन को बिल्कुल अपना खास समझते थे। पापा की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, मगर वह घर वालों को खुश रखने का फन जानते थे। हमें भी अपने पिता से बहुत प्यार है और नसीहत करते थे। मुझे अपने पापा से बहुत प्यार था, तभी उनकी हर बात गौर से सुनती और उस पर कायम रहती थी। मगर मेरी बहन अलग किस्म की इंसान थी। वह पापा पर गई थी, हमेशा कम पैसों की शिकायत करती रहती थी और पापा पर गुस्सा करा करती थी। कितना जालिम बाप है जिसने हमेशा हमारी ख्वाहिशों को दबाया, कम पैसों में खुश रहने को कहा। हालांकि कम पैसों में खुश रहना एक नामुमकिन बात है, ये खुद को फरेब देने वाली बात है। मम्मी को बताती कि तान्या ऐसे कहती है, उसको समझाइए। अब ये अपनी तनख्वाह एक एक पैसा हम पर खर्च करते हैं, वह उनका कोई ब्लैक मनी धंधा थोड़ी है। ये तो पैसा मेहनत से कमाते हैं, हम उन्हें क्यों शिकायत करें। ये गलत बात है। मम्मी खामोश हो जाती, कभी कभी कहती कि तान्या छोटी है, समझ जाएगी, बड़ी होने पर पापा की मजबूरियां समझ जाएगी, उससे झगड़ा ना किया करो। इस तरह हम दोनों बहनों में सुलह करवा दिया करती थी। हरदम झगड़ा अक्सर इन्हीं बातों पर हुआ करता था। तानिया मुझसे गुस्सा खाने लगी। जब मैंने ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो घर की जिम्मेदारियां मुझ पर डाल दी। मम्मी ने एक रोज़ चाय बनाकर पापा को देने जा रही थी कि बातें करने की आवाज़ पर रह गई। मम्मी और दादी से कह रही थी कि रीना का रिश्ता तय हो जाए तो मंगनी कर देंगे, रवि आता है तो बात करते हैं। दादी ने जवाब दिया। मैंने सोचा कि पापा शायद अपनी बहन से मशवरा ज़रूरी समझते हैं। मेरी बुआ का नाम शबनम था। मेरी मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी। मेरी मम्मी एक हिंदू कम्युनिटी पर बिलोंग करती थी और वहीं पर मेरे पापा एक मुसलमान कम्युनिटी से थे, पर इन दोनों परिवारों में बहुत मेल मिलाप था। अभी मैं चाय की ट्रे हाथ में ही पकड़कर दरवाजे पर खड़ी थी कि मम्मी जान गई कि तुम भी यहाँ खड़ी हो, अंदर जाकर चाय ठंडी हो जाएगी। तभी मैं जल्दी से दादी के कमरे में चली गई। उनके सामने रख कर अपने कमरे में वापस आती हूँ तो दिल धड़क रहा था। सोच रही थी कि न जाने किसके साथ ये मेरी शादी का मंसूबा बना रहे हैं। रात भर इन्हीं सोच में घूमती रही। कॉलेज गई तो वहाँ भी यही सोच कर दिमाग हावी कर रहा था। न जाने कौन होगा, किसके पल्ले बांध रहे हैं। ये मुझे कॉलेज से ही लौटी शायद बुआ आई हुई थी। समझ गई कि आज फिर मेरी शादी के मसले पर तीनों बैठकर बातें करेंगे। सोचा कि छुपकर उनकी बातें सुनूं ताकि कुछ पता चले मेरी किस्मत का फैसला किसके साथ किया जा रहा था। खाने के बाद मम्मी ने हम दोनों को कमरे में जाने का इशारा कर दिया। अब मैं दरवाजे की ओर से कुछ भी नहीं सुन सकती थी। काफ़ी बेचैनी रही। किचन से मम्मी की बर्तन उठाने की आवाज़ आई तो पानी लेने के बहाने वहाँ चली गई। फिर मैंने अपनी माँ के तरफ देखा तो मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। इतने में दादी की आवाज़ आई, वह मुझे पुकार रही थी। धड़कते दिल से गई तो मुझे देखकर बुआ खड़ी हो गई और गले से लगा लिया। फिर 500 का नोट निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिया। मैं पापा को मुंह देखने लगी। वह बोले, ले लो बेटी। पापा के कहने पर नोट ले लिया। तभी बुआ ने खुश होकर पापा से कहा कि रवि, अब रीना तुम्हारे पास मेरी अमानत है। जो ही अमान की नौकरी लगेगी तो मैं उससे शादी कर अपने घर ले जाऊंगी। मैं शर्माकर अपने कमरे में आ बैठी। दिल अभी तक धड़क ही रहा था। मुट्ठी में बुआ का दिया हुआ 500 का नोट था। तभी तान्या ने सवाल किया कि क्यों बुलाया था दादी जान। मैंने मुट्ठी खोल कर नोट दिखा। मंगनी कर रहे हैं मेरी अमान के साथ, बड़ी खुश हो रही है। बेवकूफ़, ऐसे गरीब घर में जाकर तुम्हें क्या मिलेगा? भूख और प्यास तरसते रहेगी जिंदगी भर। हर चीज़ के लिए जानती हूँ मम्मी इस रिश्ता पर बिल्कुल राज़ी नहीं है। हम दोनों की शादियाँ अमीर घराने में करने की ख्वाब देख रही हैं। मना कर दे। नादान, हरगिज़ नहीं। मैं पापा को दुख नहीं दे सकती। उनकी खुशी के लिए मैं जान भी कुर्बान कर सकती।
कर सकती हूँ। बुआ गरीब हैं तो क्या हुआ, हमने कितना प्यार करती हैं, क्या इतना प्यार किसी गैर घर में हमें मिलेगा। हकीकत ठीक है, बुआ बहुत गरीब थी। जब से उनके पति की मौत हुई थी ससुराल वालों ने उनको किनारा कर लिया था। वह फिर भी भाई से प्यार करती थी। दिन रात टेलर का दुकान कर रखा था, उसमें सिलाई करती रहती थी। अपने बेटे को पढ़ा रही थी ताकि उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। अमान बहुत नेक और वफादार बेटा था। माँ की इज्जत और हर किसी का एहसास करने वाला भी। पापा और मैं उनको पसंद करते थे। और अब जब मेरा रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई और पापा रिजल्ट देखकर बहुत खुश हुए। पापा ने कहा कि अब आगे नहीं पढ़ना है, घर बैठो और घर की जिम्मेदारियां सीखो। लड़की को घर बसाने के लिए घर गृहस्थी काम आनी चाहिए। एक रोज़ पापा ने बुआ की दावत की और खाने के बाद राय मशवरा करने लगी। अमान और रीना की मंगनी किस दिन करनी है। आज अमान भी साथ आया था और वह चोरी चोरी निगाहों से मुझे देख रहा था। पापा ने बताया कि मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन में अच्छे नंबरों से पास किया है। बुआ ने मुबारकबाद दी। रीना बताओ, उस खुशी में तुम्हें क्या तोहफा दूं? बुआ ने पूछा तो मैंने बोल दिया कि मुझे आगे पढ़ना है। मैंने बिगड़ सोचे समझे बेधड़क मैंने बोल दिया। फिर पापा थोड़ी सख्ते बाद में बोले कि अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अब घर गृहस्थी के काम सीखो। लेकिन पापा ने मेरे कान में धीरे से कहा कि तुम ज़रूर पढ़ो कि मैं देख लूँगा, कौन रोकता है। उस रोज़ मेरी मंगनी का रस्म का दिन भी ख़त्म हो गया। मंगनी वाले दिन ज़्यादा लोगों की दावत नहीं किया गया, सिर्फ पापा ने पुराने दोस्त और अंकल को दावत दी थी। उनके बारे में पापा कहा करते थे, वाजिद मेरा दोस्त है जो मेरे सुख दुख का साथी है और हर मुश्किल में मेरे काम आने वाला है। मेरे पापा अपने दोस्त पर बहुत भरोसा करते थे। वाजिद एक प्राइवेट स्कूल था और वह छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। उन्होंने ही पापा साहब को हमें पढ़ाने पर राज़ी किया था और हमें खुशियों भरे घर जी रहे थे। एक रोज़ पापा साहब ड्यूटी पर थे कि अचानक फ़ोन पर खबर दी गई कि पापा ड्यूटी पर थे, उनका हादसा हो गया है। 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी, उसी में उनकी जान चली गई। सलाम का जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। न जाने ऐसी बात हो गई थी कि मेरे से इतने फासले पर हो गई थी। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आज मंगनी तोड़ने का ऐलान करेगी। अब हमने उसका क्या करना है, जब उसका भाई नहीं रहा इस दुनिया में। उसकी मोहब्बत सिर्फ भाई तक थी। अब भाई नहीं रहा था, वह हमसे क्यों नाता रखेगी। अब किसी और अमीर घराने का रिश्ता चाहती होगी। अमान की नौकरी हो गई है। अम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मम्मी को याद करके मैं रोने लगी। आंसू भी कब तक साथ देते। आखिर अपना दिल मजबूत कर लिया। घर का भार मेरे कंधों पर ही था। अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी। पापा के मृत्यु के बाद मैंने 5 साल स्कूल में नौकरी की। मेरे घर के हालात सुधर गए। मम्मी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। उन्हीं दिनों स्कूल में साल का फंक्शन हुआ और एक साहब चीफ गेस्ट हमारे स्कूल में आए और एक कम उम्र बिजनेसमैन थे। हैंडसम मास्टर साहब ने तमाम आदमियों से मेरी मुलाकात करवाई और उनके हाथ से इनाम दिलवाए और फिर उस दिन स्कूल की छुट्टी हो गई। कुछ दिनों बाद वाजिद अंकल, नासिर और उनकी पत्नी ने मम्मी को बताया कि आपकी बेटी रीना के लिए एक अमीर घराने से रिश्ता आया है। ये रिश्ता उन्होंने चीफ गेस्ट का है जो कम उम्र में बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने पापा से मेरा जिक्र किया। उनके घरवाले नासिर अंकल के पास मेरी शादी के बारे में गए थे। बेटियों की तो शादी करनी ही होती है एक ना एक दिन। वाजिद अंकल के बेटे से मेरी शादी तय हो गई। वाकई में वे लोग बहुत अच्छे थे और अमीर भी थे, मगर गुरूर नाम का कोई चीज़ नहीं था उनके अंदर। वे लोग दौलत के बजाय शराफत पर यकीन रखते थे। दिल में अमान का खोने का दुख तो था ही, लेकिन जब पति अच्छा मिला तो हर बात भुला दी, क्योंकि मैंने उसके साथ सिर्फ मंगनी हुई थी। ना हम कभी उससे बात करी थी और ना मैं उससे कभी मिली थी। बुआ हम लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी।
तो हम भी उनसे मोहब्बत करते थे। ससुराल में मेरी सास, एक ननद और एक ही देवर था। शादीशुदा थी। मेरी शादी के बाद अपने पति के साथ जल्दी चली गई। देवर का नाम अरमान था, मेरे ही उम्र का था और मेरी इज्जत करता था। मैं उससे छोटे भाई जैसा जानती थी। वह भी भाभी के रिश्ते का इज्जत करते हुए हर बात मुझसे शेयर करता था और मुझसे हर काम पूछ कर करता था। जल्दी ही मेरी ननद ने अपनी माँ को अपने घर बुला लिया था। अब घर में मेरे देवर और मैं ही दोनों जने रह गए थे। पति भी बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करते थे। उन्होंने तसल्ली दी थी कि मैं घर में अकेली नहीं हूँ, क्योंकि उनका भाई भी साथ में रहता था। मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। अकेले मैं जी घबराता था तो देवर से कहती, अरमान अब तुम्हारी भी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारी दुल्हन आएगी तो मेरा हाथ बटाएगी और मेरा जी भी बहल जाएगा। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बताओ। एक दिन बोला, भाभी अगर बुरा न मानो तो बता दूं? हाँ हाँ बता दो, मुझे आपकी बहन तानिया पसंद है। आप उसके साथ मेरी शादी करवा दें। मैंने अपने पति को बताया और हम मम्मी के पास अरमान का रिश्ता तानिया के लिए लेने चले गए। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी बहन को देवरानी बनाकर ले आई। हमारे घर की खुशियाँ दोबारा लौट आई। मैं खुश थी, मेरी बहन आ गई है। जानती ना थी कि उसके सोच किस तरह की हो जाएगी। परेशानी जल्द ही शुरू हो गया और वजह बनी कि मेरा देवर, जो मेरी बहुत इज्जत करता था, हर मामले में मुझे बहुत पूछताछ करता था। अब ये बात मेरी बहन को बहुत बुरी लगने लगी। वैसे तो हमेशा चुप रहती, मगर अंदर ही अंदर मेरे लिए गुस्सा पालती रहती। जब ये दोनों घूमने को बाहर जाते, अरमान मुझसे यूँ इजाज़त लेता जैसे बेटे माँ से पूछकर कहीं जाता है, और अक्सर मुझे भी कहता, भाभी आप भी हमारे साथ चलो, घर में अकेली क्या करोगी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन चिढ़ती और कुढ़ती रहती है। अंदर ही अंदर अपने पति से लड़ती है कि तुम क्यों बाजी से पूछकर जाते हो और साथ चलने की जिद करते हो। तुम उसे कबाब में हड्डी क्यों बनाते हो। ये बात कभी मेरे देवर ने नहीं बताई और ऐसी बातें छुपा जाता था कि मुझे दुख न हो। तान्या कैसी हमारी अपनी ज़िंदगी, हम जहाँ चाहे जाएं। तुम कौन होती हो हम पर हुक्म चलाने वाली। मेरी समझ में अपनी बहन की बातें नहीं आती थी। तान्या ने मम्मी से भी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें की। कहा कि मेरा चाल चलन ठीक नहीं है। मैंने उसके पति को अपने काबू में किया हुआ है। मुझे अंदाज़ा हुआ कि तान्या किसी भी कीमत पर मुझसे जान छुड़ाने के दर पर थी। वह अकेले ही उस घर में राज करना चाहती थी। उसे किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं था। एक रोज़ मैं किचन से निकली तो बहन को अपने कमरे से निकलते देखा। न जाने वह क्या करने गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पति को फ़ोन करके कहती हूँ कि वह जल्दी घर आ जाएं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैंने फ़ोन उठाना चाहा, वह मेरा फ़ोन नहीं था। मैंने बहुत ढूंढा मगर नहीं मिला। तभी तान्या के कमरे में गई। बोली, क्या बात है, क्यों परेशान हो। गर्मी सी महसूस हो रही है, सर दर्द कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। लो ये ग्लूकोज पी लो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हो जाएगी। बहन के कहने पर मैंने ग्लूकोज पी लिया। उस वक्त तो कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे नशा सा हो गया और मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। हुआ ये था कि तान्या ने मेरे फ़ोन उठाकर अपने पास रख लिया था, जिससे मेरे पति ने मुझे उसी दिन मैसेज भी किया था कि मैं रात के 10 बजे तक घर आऊँगा, एक पार्टी को डिनर करवाना है। मुझे उसने नशा की गोली मिलाकर ग्लूकोज में पिलाकर सुला दिया और कहा कि बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, अभी तक बेहोश पड़ी है। कि अरमान को लगता है कि बाजी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम उनके पास ठहरो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ और उनको अस्पताल ले जाते हैं। क्या खबर राहत भाई, कब तक घर आए। उनकी एक बिजनेस पार्टी के साथ डील चल रही है, वह डिनर पर गए हैं। अरमान मेरे कमरे में कुर्सी पर बैठ गया और तान्या अपने कमरे में जाने से पहले
गेट पर गई। उसने मेरे कमरे का गेट का अंदरूनी लॉक कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। कमीनी ने अपने कमरे में जाने से पहले मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बाहर से लॉक कर दिया। अरमान ने समझा वैसे ही दरवाज़ा बंद करके गई है। वह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता रहा। इसी वक्त राहत भी घर आ गए। ये कोई रात के 10 बजे का वक्त था। वह सीधे अपने कमरे की तरफ आए जो अब बाहर से नहीं खुल सकता था। जब तक हम अंदर से बटन को दबाते उन्होंने नॉक किया तो अरमान उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने राहत खड़े थे और अगर आए मैं बिस्तर पर सो रही थी। तभी उन्होंने सवाल किया, अरमान तो मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हो और कमरे में लॉक क्यों किया हुआ था? मैंने कमरा लॉक नहीं किया भाईजान, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तभी मैं यहाँ बैठा हुआ था क्योंकि तानिया अपना कपड़ा बदलने गई है और हम दोनों अभी भाभी को अस्पताल ले जाने वाले थे। हम समझ रहे थे शायद आप देर से घर आओगे। मैंने फ़ोन पर मैसेज करके अपना सारा प्रोग्राम बता दिया था। किधर है फ़ोन? काट दिया। मेरे सो जाने के बाद मेरा फ़ोन मेज़ पर रख कर सो गई थी। उन्होंने फ़ोन उठाया और देखूं मैंने रात 10 बजे तक कहाँ था, ठीक टाइम पर आ गया हूँ। तानिया कहाँ है? ये कहकर वह जब तानिया के कमरे में गए तो देखा कि वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। उसने भी नींद की गोली खा ली थी। उसको सोता देख राहत का पारा चढ़ गया और छोटे भाई से उल्टा सीधा झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारी बीवी अस्पताल जाने के लिए तैयार होने गई है, वह तो अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही है। आखिर क्या मामला है? कुछ नहीं था, बस जलन का बवाल था। तानिया चाहती थी कि वह राज करे, जबकि अरमान का ख्याल था कि राहत बड़ी भाभी है। घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो बड़े भाई और भाभी बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए। उसने हर बात पूछकर उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पर तानिया इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। तानिया की सोच शुरू से ही घटिया थी। गरीबों से नफरत, अमीरों को आदर्श बनाना और खुद को घमंड में चूर रखना, इन्हीं तौर तरीकों में खुद को उसने एकदम अपने आप को ढाल दिया था। मैंने अपनी बहन को इसलिए देवरानी बनाकर लाई थी कि वह मेरी हमदर्द और गम में मेरे साथ रहेगी, एक दूसरे के सुख दुख की साथी बनेंगे। राहत और अरमान भी इत्तेफाक से रहेंगे, हमारे बच्चे में मोहब्बत रहेगी। उसने बहुत दूर की बात सोचा तो इतना सोचा कि मैं मायके में भी माँ बाप उसी को मुझ पर हुक्म चलवा देते थे और यहाँ ससुराल में भी उसकी हर बात को पहले माना जाता है। तानिया का रिश्तों का बिल्कुल भी समझ नहीं था। वह मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उसे अपनी बहन समझकर ले आई थी। वह हर वक्त पति के कान में खिलाफ भरती रहती थी। जब कुछ ना बन पड़ा तो ये ड्रामा खोलकर मुझे बीमार जाहिर करके खूब और नींद की दवाई पिलाकर सुला दिया। पति से झूठ बोलकर उसे मेरे कमरे में बिठाया और खुद सो गई। राहत ने हम पर कभी शक नहीं किया था, लेकिन मैं झूठ पर ज़रूर गुस्सा करते थे। उनको झूठ पसंद नहीं था, खुद भी झूठ नहीं बोलते थे और ना झूठ बर्दाश्त करते थे। उस दिन वही समझे कि अरमान उसे कोई झूठी कहानी सुना रहा है, जबकि उसकी बीवी अपने कमरे में सो रही है और मेरी बीवी भी सो रही है। न जाने मेरे कमरे में क्यों मेरा भाई बैठा था और वह भी मेरे कमरे को लॉक करके उनके अहम कागजात चुराने के चक्कर में था या न जाने क्या तलाश कर रहा था। सोती हुई भाभी को बीमार कहकर अस्पताल ले जाने का झूठ किसी वजह से बोला गया था। राहत गुस्से में किसी को कुछ कहे बगैर ही घर से चले गए। रात हुए उन्होंने ऑफिस में सिगरेट पीते हुए गुजार दी। सुबह घर आए मुझसे पूछा कि तुम बीमार थी क्या? मैंने तुम्हें बताया नहीं, सर में थोड़ा सा दर्द था इसलिए सो गई और नींद आ गई। राहत ने तानिया से पूछा, क्या तुम और अरमान रात को अस्पताल ले जाने वाले थे? वह मासूम बनकर बोली, नहीं तो भाईजान, मैं तो अपने वक्त पर सो गई थी। भाभी जी इतनी बीमार तो नहीं थी कि उन्हें अस्पताल ले जाते। मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? तुम्हें मेरे कमरे में से क्या
चाहिए था। कहो तो अलमारी के लॉकर की चाबी या दे दूं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है भाईजान। इस बेचारे से कोई बात ना बन पड़ी, लेकिन बीवी की मक्कारी खुल गई और वह दरअसल मुझे और अरमान को राहत के नज़रों से गिराना चाहती थी। पति को झूठ साबित कर आना चाहती थी ताकि दोनों भाई में फूट पड़ जाए और वह अकेली हो जाए और मैं अपने पति पर अकेले राज करूं और मेरा अकेला घर हो। जिठानी के रहमो करम पर नहीं रहना चाहती थी। मेरी छोटी बहन अब मेरे देवर के दिल से बिल्कुल उतर चुकी थी। उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। उसने गुस्से में उठा लिया था, लेकिन मम्मी को भी इस बात का बहुत दुख हुआ। अब राहत पर भी अब सारी हकीकत खुल चुकी थी। वह जान चुके थे कि उसकी पत्नी ने किस तरह ड्रामा रचाया था 2 भाइयों में फूट डालकर, मगर आज मेरा घर बर्बाद करने के बजाय अपने हाथों से ही अपना घर बर्बाद कर चुकी थी। कुछ अरसे बाद मेरी सास ने मेरे देवर की शादी कहीं और करा दी। मेरी नई देवरानी बहुत अच्छी और अच्छे मिजाज की लड़की थी। वह मेरे साथ बहुत ही खुश रहती है और मैं भी उसके साथ बहुत खुश रहती हूँ। आज मेरी बहन बताती है कि किस तरह उसने अपने ही हाथों से अपना घर उजाड़ दिया और आज मैं सोचती हूँ तो उस बात पर बहुत रोती है कि मैं जलन की आग में जलकर क्या करवा दिया कि मुझे तलाक हो गई। आज हम सब घर में हंसी खुशी रहते हैं। उसकी इस हरकतों की वजह से उसकी दूसरी शादी कहीं नहीं हो पा रही है। सब कहते हैं कि जलन की आग में हंसता खेलता घर बर्बाद कर देती है। ठीक इसी तरह जिस तरह मेरी बहन ने अपना घर बर्बाद कर लिया। मेरे सास भी अब वापस आ चुकी थी ननद के घर से और मेरी नई देवरानी के 2 बच्चे हुए और मेरा भी एक लड़का हुआ। अब हमारा परिवार हंसता खेलता और बहुत मिलजुल कर दोनों परिवार देवरानी और जेठानी रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरी ये कहानी कैसी लगेगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।